कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अगले दिन हल्दी का प्रोग्राम था। सुबह जल्दी उठी हुई गौरांगी ने अब तक सबके साथ मिलकर सारी तैयारी कर ली थी। नए नए पकवानों की खुशबू, जो बाहर हलवाई बना रहा था उसकी खुशबू पूरी हवेली में थी। ऊपर से मेहमानों और गांव की औरतों की चहल पहल। कोई घूंघट डाले इधर से निकलती, कोई उधर से। दोपहर में ही हल्दी प्रोग्राम था तो सभी बहुओं को कल रात को दिए ही कपड़े और जेवर पहनने थे, जो चाची अम्मा ने कल ही दिए थे। आखिर पूरे गांव की औरतें आज हवेली में होंगी। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि कोई उनके लिए कुछ बोल पाए कि अपनी बहुओं को कैसे रखती हैं। ये सब सोच सरोजनी ने सभी को तैयार होने का फरमान दे दिया। वो भी जल्दी से रूम की तरफ आई। जानती थी उसके रूठे हुए पति देव अभी उठे नहीं होंगे, और वही हुआ। वो अब भी रात से वैसे ही लेटा हुआ था जैसे उसने देर रात रूम में आकर उसे देखा था। सच ही तो था, उसके जाने के बाद वो कितनी देर तक उसका इंतजार करते हुए ना जाने कब सो गया। गौरांगी उसके करीब बैठी, बिखरे से बालों से ढकी हुई घनी पलके, सुर्ख होठ लिए वो औंधे मुंह लेटा हुआ उसके मन को झंकृत कर रहा था। वो ऐसे सोता हुआ बहुत बहुत खूबसूरत सा लगता था गौरांगी को। उसने आगे बढ़कर उसके बाल उंगलियों से पीछे कर उसके माथे को चूम लिया। उसके होठों की नरमी महसूस कर अर्धांग की आंखें खुल गई। सामने उसके वो कजरारे नयन देख एक पल को वो थम सा गया। उसका मन हुआ कि उन्हीं होठों की नरमी वो जी भर महसूस करे। फिर रात का सीन याद आते ही उसने मुंह फेर लिया। एक हल्की सी मुस्कान गौरांगी के चेहरे पर आ गई। नाराज हो? गौरांगी उससे लिपट कर बोली तो अर्धांग हैरान रह गया। ऐसा रूप उसके लिए आज नया ही था। फिर भी वो कुछ नहीं बोला, बल्कि उठकर खड़ा हो गया। सुनो, चाय लेकर आऊं? गौरांगी उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ मोड़ उसके खुले हुए सीने पर हाथ रखकर बोली। ये हुआ दूसरा झटका। नहीं, तुम ही पी लो, फिर बहुत सारे काम करने होंगे ना तुम्हें, वो ताना देकर बोला, जो गौरांगी तुरंत समझ गई। पर आज वो उसे रूठा हुआ रहने दे ही नहीं सकती थी। और वैसे ना जाने क्यों उसका यूं रूठना उसे और कातिल बना देता था। उसका गुस्से में शर्ट पहनना, बालों को उंगलियों से पीछे करना और उसे नए नए ताने देना उसे बड़ा प्यारा सा लगता था। सुनो ना, टाइम वेस्ट हो रहा होगा तुम्हारा, जाओ। अब वो उसकी बात सुन सामने टेबल पर पड़ी शर्ट पहनकर बाहर की तरफ बढ़ते हुए बोला तो गौरांगी उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। इधर देखो ना, गौरांगी उसके सीने पर हाथ रख कर बोली। मुझे नहीं देखना, जब देखता हूँ तब टाइम होता है क्या तुम्हारे पास? माफ़ कर दो ना, कल मैं आई थी, तुम तब तक सो चुके थे। अच्छा, और आकर तुम भी सो गई है ना? तुम भी तो थक जाते हो, इसलिए मैंने सोचा कि ना जगाऊं। गौरांगी मासूमियत से बोली। हाँ, तुम थका ही इतना देती हो है ना? अर्धांग तो तंज से बोला, पर गौरांगी उसका मतलब समझ शर्म से लाल हो उठी। एक बार फिर गौरांगी की गुलाबी हुई गालों की रंगत देख अर्धांग पिघला, पर फिर ऐसे कैसे गुस्सा छोड़ दे वापस मुड़कर रूम की तरफ बढ़ गया। आज नहीं करूँगी ऐसा, प्लीज़ मान जाओ ना। रहने दो, हर बार का ऐसा है। मेरे अलावा और सारे काम तुम्हें याद रहते हैं तो करो काम, मेरे कपड़े निकाल कर रख देना हो तो, वरना ऐसे ही बताओ चला जाऊं, मुझे अनिमेष भाई के साथ बाहर जाना है। वो बोला तो गौरांगी तुरंत भागकर उसके कपड़े और टॉवल उठा लाई। मैं कुछ बना देती हूँ, खाकर जाना और जल्दी आ जाना। रहने दो, जितनी स्पीड तुमने मुझे इस घर और कमरे से निकालने की दिखाई है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरे गुस्से से कोई फ़र्क पड़ता हो। मेरा वो मतलब नहीं था, वो कुछ अनमनी सी बोली। वो तो बस उसकी बात मान उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी। अर्धांग नहा कर अनिमेष के साथ जा चुका था। कितना आगे पीछे घूमकर गौरांगी ने उसे कुछ खिलाकर भेजा था, पर वो तो सुनने को तैयार ही नहीं था। पर ऐसे हार मान जाए इतनी कमज़ोर वो भी नहीं थी। उसने भी नया वार सोच लिया था अपने पति परमेश्वर पर करने का। 2 घंटे बाद जैसे ही वो वापस आया, गौरांगी पूरी तैयारी करके बैठी थी। सुनो, ब्लाउज की डोरी बांध दो ना, गौरांगी धीमे से बोली तो उसने नज़र उठाकर देखा। पीली कुंदन के नग लगे हुए सुनहरे बार्डल वाली साड़ी, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, मांग में भरा हुआ सिंदूर और ज्वेलरी पहने वो बालों को एक साइड कर खड़ी हुई थी। उसकी नज़र पड़ते ही वो मुड़ गई।
बांध दो ना, वो फिर से बोली तो वो अपने सेंस में वापस आया जो अब तक ना जाने कितने रंग उसे देख अपनी आंखों में उतार लाया था। उसने एक झटके में उठकर जल्दी से डोरी बांध दी और वापस बेड की तरफ मुड़ गया। गौरांगी ने हैरानी से उसकी तरफ मुड़कर देखा। जिद्दी, वो झल्लाकर बोली। तो उसने इंटेंस नज़रों से उसे देखा। जाओ, काम होगा ना तुम्हें, अर्धांग जल्दी से बोला और एक गहरी सांस ली। गौरांगी को देख ऐसा तो था नहीं कि उसके ऊपर असर हुआ नहीं था, दिल दिमाग सब बगावत पर उतर आए थे। वो आईने के सामने बैठकर बालों का जूड़ा बनाने लगी। जानती थी वो उसके खुले बाल उसे पसंद थे, इसलिए उसकी नामर्जी का काम कर रही थी। पर अर्धांग भी अड़ा हुआ था, चुपचाप चोरी से उसे देखता रहा। तुम्हारे कपड़े निकाल दूं? वो एक बार पूरी तरीके से तैयार होकर उसके सामने आकर खड़ी हुई। उसमें भी तकलीफ हो तो मत निकालो। मैंने ऐसा कब कहा? कहने की ज़रूरत ही क्या है, करती तो ऐसा ही हो। निकालती हूँ कपड़े, चेंज कर लो। मैं ये नहीं पहनूंगा। वो एक कुर्ता पैजामा निकाल कर लाई तो अर्धांग तुरंत बोला, पर सब यही पहन रहे हैं, मैं नहीं पहनूंगा। अच्छा ठीक है, बोल। गौरांगी दोबारा लेमन कलर का शर्ट निकाल लाई। तौलिया लेकर आओ, मुझे फ्रेश होना है, और पैंट भी निकाल दो, या फिर सिर्फ शर्ट पहनकर घूमूंगा। जब तक मैं वापस आऊँ मेरा सारा सामान सेट बेड पर होना चाहिए। ऐसे कैसे वो उसे खुद से दूर कर सकता था? नाराज़गी अपनी जगह पर उसके पास रहने का सुकून अपनी जगह। वो कहकर चला गया और गौरांगी लग गई उसकी सारी बातें मानने में। पूरा हवेली का आंगन औरतों और लड़कियों से भर चुका था। ढोलक की थाप इतनी तेज थी कि माहौल संगीतमय हो गया था। बीच में पाटे पर बैठी अनुप्रिया शर्मा कर सिमटती जा रही थी। सोना, अभियंता, कुलवंती, सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। घर के मर्द बाहर थे। दुल्हन, ढोलक आती है? चाची अम्मा ने गौरांगी से पूछा तो उसने उनकी एकदम बोली सुन हाँ में सर हिला दिया। तो बजाओ जाकर, वो बोली तो गौरांगी आगे बढ़ी कि उसके पति देव लेमन शर्ट, ब्लैक पेंट में, हाथ में मोबाइल लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। एकदम अलग छवि थी उसकी, ऊपर से उसका वो खूबसूरत आंखें। मजाल है किसी पर मेहरबान हो जाए, पर कोई क्या जाने उसकी पलकें तो कब की उठकर उसकी सामने मन ही मन जल रही बीबी पर पड़ चुकी थी। उसकी नाक में पड़ी हुई बड़ी सी नथ का नग जो उसके होठों को छू रहा था, देखकर ही वो दीवाना सा हो गया था। ये पागल कर देगी मुझे, वो जल्दी से उससे नज़रों में उतार बाहर की तरफ जाते हुए खुद ही बोला। पर सारी गांव की लड़कियों की नज़रें उस पर जम गई। आखिर उसके चर्चे गांव में सबसे सुंदर लड़कों में आती रही है, इसलिए शर्ट पहननी थी। गौरांगी जलन से भरकर खुद से बोली, जाओ दुल्हन, देखे कोई हो तो अब तुम्हारा गया है वो। उसकी आंखों की बात पढ़कर चाची अम्मा बोली तो वो हड़बड़ा गई। ढोलक पर ताल देते हुए उसकी आवाज़ सुन चाची अम्मा को एक बार फिर उस पर रस हुआ। पास बैठी सोना कुछ क्षोभ से भर उठी। हल्दी लगने की रस्म शुरू हुई। अच्छे से हल्दी हो जाने के बाद एक दूसरे को भी हल्दी लगाने की रस्म की शुरुआत हुई। आशीष, नेहा भी उसमें शामिल हुए। भाभी आप भी लगवा लीजिए। नहीं, मुझे नहीं, गौरांगी बजते हुए बोली। अच्छा, भाई से लगवाएंगी? नेहा उसे छेड़कर बोली। ऐसा ही समझ लो। ओ समझ ना भाभी, हल्दी अकेले में लगवाएंगी, कुछ लड़कियां छेड़कर बोली तो वो मुस्कुरा दी। तब तक अनिमेश ने आगे बढ़कर सोना के मुंह पर हल्दी लगा दी थी। ओहो, आप भी ना, देखिए मेरी इतनी सुंदर साड़ी खराब हो गई तो दूसरी ला देंगे, अभी खेल लो हल्दी, वो उसके अच्छे से एक बार फिर लगा कर बोला। सभी अपने में बिजी हो गए थे। गौरांगी गांव की औरतों को नाश्ता देने में बिजी हो गई, पर उसकी नज़र एकटक दरवाजे पर रही, जहां से जैसे ही अर्धांग उसे जाता हुआ दिखाई दिया उसने तुरंत नेहा के कान में कुछ कहा तो उसने मुस्कुराकर हामी में पलकें झुका दी। वो अपने रूठे हुए पिया पर बिजली गिराने के इरादे से कुछ सोच खुद में ही शर्मा गई। अर्धांग जैसे ही रूम के अंदर आया वो तुरंत दरवाज़ा बंद कर उसकी शर्ट पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो भी खींचता चला गया। उसकी खुमारी ही ऐसी थी कि अब उससे दूर रहना उसके बस में भी नहीं था। नेहा ने अर्धांग को जैसे ही बताया कि उसे गौरांगी भाभी ने बुलाया है तो ना जाने क्यों गुस्सा होने के बाद भी वो उठकर ऊपर आया था। नाराज हो अब भी? गौरांगी शर्म से उसमें सिमट कर उसके लबों के पास अपने लबों को लाकर बोली तो अर्धांग की आंखें मदहोशी से भारी हुई। हाँ, वो उसकी खुमारी में आकर उसकी कमर को पकड़कर खुद से सटा कर उसके लबों की छुअन से तड़प कर बोला,
जो समझ गौरांगी हल्का सा मुस्कुराई। तो छोड़ो मुझे। नहीं, वो तुरंत बोला और बेताबी से उसके होठों की तरफ बढ़ा। नहीं, पहले कहो कि नाराज नहीं हो। गौरांगी उसके लबों पर हथेली रख कर बोली। वो मैं बाद में बोलूँगा, अभी मेरा मूड कुछ और है, करने दो ना, मैं पागल हो जाऊँगा। वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला। मान जाओ ना। गौरांगी उसकी बढ़ती हुई करीबी से खुद को बेबस महसूस कर बोली। नहीं बोल। वो एक बार फिर आगे बढ़ा तो उसने चेहरा घुमा लिया, जिस पर अर्धांग की आंखों में नाराजगी उतर आई। उसने चूड़ियों से भरी कलाई को मोड़कर उसकी कमर से लगा दिया। आह! वो तड़प कर अपना दूसरा हाथ उसके सीने पर रख कर बोली। गुस्सा दिलाने में मज़ा आता है क्या? हाँ, वो फिर मुस्कुरा कर बोली तो वो मुड़कर खड़ा हो गया। उसके पास होने की बेचैनी उसे पागल कर जाती है। उसने आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली तो अपने गालों पर उसे किसी चीज़ के लगने का एहसास हुआ। वो पीछे मुड़ा। गौरांगी मुस्कुराते हुए उसके गालों पर हल्दी लगाकर हाथ में कटोरा लिए खड़ी थी। उसकी आंखों की शरारत आज अर्धांग को साफ समझ आ रही थी। इससे पहले वो कुछ समझता, उसने खुद आगे बढ़कर उसके लबों को अपने आगोश में ले लिया। पहले तो अर्धांग की आंखें हैरान हुई, फिर उसकी नरमी महसूस कर उसने झटके से उसकी कमर पकड़ खुद से सटा लिया। वो धीमे से अलग हुई तो अर्धांग अब अभी आंखें बंद किए हुए ही उसकी तरफ झुक रहा था। आई लव यू, वो धीमे से बोली तो उसने झटके से आंखें खोली। आई लव यू सो मच अर्धांग, बहुत बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। जब से प्यार को जाना है, सिर्फ तुम्हारी ही सूरत में पाया है, नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना। जान निकल जाती है मेरी जब तुम नाराज होते हो मुझसे। मान जाओ ना। गौरांगी बोली तो वो तुरंत आगे बढ़ उसके गालों, होठों और पूरे चेहरे को कसकर चूम लिया। फिर से बोलो। अब नहीं। वो उसके यूं टूट कर उसे चूमने से शर्मा कर बोली। गौरांगी आई लव यू, उसके धमकी देते ही वो तुरंत बोली। पूरा बोलो मेरे नाम के साथ। आई लव यू अर्धांग, गौरांगी बोली तो उसने कसकर उसे सीने से लगा लिया। दिल में एक अजीब सी हलचल उसने महसूस की। वक्त ने उसे क्या से क्या बना दिया था, सोचा भी नहीं था किसी के लिए वो जीना शुरू कर देगा। उसे पहली बार ही जब देखा था तभी समझ गया था कि वो जो खुद का भी नहीं था उसका हो गया था, तो कैसे किसी और को अपने ऊपर हक देता। वो तो उसकी हाथों की लकीरों में लिख कर ही आया था। वो सिर्फ गौरांगी का अर्धांग था और रहेगा। तुमसे नाराज़ होने का मतलब ये नहीं कि तुमसे प्यार कम है, और ये जो जान निकलती है ना तुम्हारी मेरी नाराज़गी से, ये पूरी ज़िंदगी का काम है। अब इसलिए आदत डाल लो। बहुत ज़िद्दी हो तुम, वो उसके सीने पर खलाई रख कर बोली। सिर्फ तुम्हारे लिए। आई लव यू सो मच। अब भी नाराज हो? वो उसके ऊपर अपनी पकड़ कसता हुआ शरारत से बोला। ये बहुत गलत है। गलत तो तुम भी बहुत करती हो मेरे साथ, मैं कुछ कहता हूँ क्या? अर्धांग बोला तो उसने तुरंत पलकें उठाई। कहते ही नहीं करते भी हो। कब से मुझसे नाराज हुए घूम रहे हो, बताया भी नहीं कि कैसी लग रही हूँ। कितने हिंट दिए, नोटिस तक नहीं किया मुझे। तुमने एक हाथ में 12 और दूसरे हाथ में 14 चूड़ियाँ पहनी है कंगन के साथ, जो मैं लाया था। जब तुम बोलती हो तो तुम्हारी नथ का मोती तुम्हारे होठों को छूता है, जिससे मुझे जलन है। झुकती हो तो हल्की सी कमर साड़ी से झांकती है। वो जो तिल है ना तुम्हारी नाभि के पास, वहाँ तक। 2 बार कोशिश करने के बाद तुमने ये जूड़ा बनाया है जो मुझे पसंद नहीं, जानबूझकर किया है ना ऐसा। पैरों में महावर के साथ 3 रेड नग लगे बिछिया और भारी पायल पहनी है। अंदर की भी पता है को तो बता दूं? वो धीमे से उसके कान के पास जाकर बोला, जो अभी तक उसे एक टक बिल्कुल सटीक बोलने को सुन हैरान थी। उसकी बात सुन फुर्ती से उसने उसके होठों पर हाथ रख दिया। नहीं, वो शर्म से पलके झुकाकर बोली तो फिर उसके सीने से लग गई। तुम भी ऐसे बालों को हाथों से ना बनाया करो। और ये होठ तुम्हारे इतने लाल क्यों रहते हैं हरदम? यूं पॉकेट में हाथ डालकर मोबाइल चलाते हुए भी सबके सामने से ना निकला करो। और ब्लैक कलर मत पहना करो। नहीं, ब्लू, लेमन, ग्रीन, वाइट, ये सब भी ना पहना करो। गौरांगी मासूमियत से जलन से भर कर बोली तो अर्धांग खुलकर मुस्कुरा दिया और उसे लेकर सीधा बेड पर गिर गया। तुम जो बताओ वो पहन लूँगा, कहो तो कुछ पहनूं ही ना, बस शर्त यह है कि मेरे साथ तुम भी। और मुझे क्या पता मेरे होठ इतने क्यों लाल हैं, हो सकता हो तुम्हारे होठों का रंग मुझ पर चढ़ गया हो। हटो तुम भी ना। अब नहीं हटूंगा, बहुत मुश्किल है तुमसे दूर रहना। अब कहीं नहीं जाओगी?
पर वो बोली ही थी कि उसने उसके गले से सर निकाल उसे अपनी बड़ी आंखों से देखा। नहीं जाऊंगी, ऐसे धमकी ना दिया करो, वो तुरंत बोली तो वो फिर अपने काम में लग गया। ये पिन क्यों लगाती हो जब इसे खुलना नहीं होता? निकाल रही हूँ, फंस गई होगी कहीं, गुस्सा क्यों हो रहे हो? यार इंसान तो छोड़ो, चीज़ें भी मेरा मूड ख़राब करती हैं। कल मैं खुद अच्छी पिन लेकर आऊँगा, ये घटिया पिन दोबारा मत लगाना कभी, वो झुझला कर बोला। तब तक गौरांगी ने जल्दी से पल्लू से पिन निकाल ली। वो वापस उसके पहलू में समा गया। उसकी ये कुछ हरकतें गौरांगी को बड़ी प्यारी लगती थी। मुझसे दूर मत जाया करो कभी भी, जब इतने करीब हुआ करूँ मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर दोबारा कभी किया तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा, वो बच्चों की तरह बोला तो गौरांगी को टूट कर प्यार आया उस पर। आज सुबह किचन में काम करते हुए उसी की बातें चल रही थी। उसने हमेशा सबसे यही सुना है कि उसने बस सभी को दिया ही है, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, ना पैसे ना जायदाद और ना रुतबा। वो जो था वो खुद से था, पर उसने अब मांगना सीखा था भी तो सिर्फ गौरांगी से। शायद इसलिए गौरांगी को उसको हैंडल करने में पसीने छूट रहे थे, क्योंकि इतने दिनों की उसकी वो छिपी हुई सारी अदाएं उसने सिर्फ उस पर जो जाहिर की थी, प्यार, हक, अधिकार, जिद, गुस्सा, सब कुछ सिर्फ उसका उसके लिए ही था, वरना वो मांगता ही नहीं था कभी कुछ। आह, एक हल्की सी सिसक उसके मुंह से निकली तो वो अपने ख्यालों से बाहर आई। वो उस पर बेहद तड़प से अपना जुनून दिखा रहा था। सुनो, कलाई छोड़ दो ना, दर्द हो रहा है, वो धीरे से बोली तो उसने उसकी कलाई छोड़ उसके चेहरे को हाथों में भर एक बार फिर उसके लबों को चूमना शुरू किया। फिर एक झटके से उससे सर के नीचे हाथ कर उसके बाल खोल दिए, फिर झटके से उसे अपने ऊपर ले लिया। गौरांगी के लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखर गए और गौरांगी की तो अब सांसें टूट रही थी, जिसे समझ उसने उसे छोड़ा और दोबारा पलटकर उसके गले पर अपने लब रख दिए। गौरांगी को संभलने तक का टाइम भी अर्धांग नहीं देता था। शर्माना तो दूर की बात है, वो समझ ही नहीं पाती थी कि उसका अगला एक्शन होगा क्या। आज उसकी वो जिद भी गौरांगी को बेबस कर गई। उसने भी उसके एहसास में बहकर एक पल को कोई क्या कह रहा है सोचना छोड़ बस उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए। उसकी चूड़ियाँ खनखना उठी, पायल की हल्का सा शोर एकसार होने लगा। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। इससे पहले गौरांगी कुछ कहती, उससे पहले एक आवाज़ से वो खामोश रह गई। मोबाइल उसने उठाकर दीवार से मार दिया था, जो शायद ही बचा होगा। शाम से रात हो गई, सब खाना पीना खा चुके थे। बस सरोजनी और कुलवंती हल्दी के बाद से ही गौरांगी को ही देख रही थी। नेहा, तुम्हारी भाभी कहाँ है? वो ताई जी भाई, आगे वो संकोच से कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन कुलवंती समझ गई और सोना पहलू बदल कर रह गई। काम करने के लिए मैं हूँ ना, वो महारानी आराम करेंगी, सोना खुद से बोली और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। उधर अर्धांग के फ़ोन पर कौशिक का फ़ोन था, कुछ बहुत ज़रूरी था, इसलिए फिर उसने अनिमेष को फ़ोन किया कि वो बात करवा दे उससे। पर अनिमेष तो जानता था उसका भाई अभी तो फ़ोन उठाने से रहा। उसने कौशिक को थोड़ी देर बाद फ़ोन करने को कहा और कुछ सोचकर आगे बढ़ गया। रात का 1 बज चुका था। दरवाजे पर हुई आहट से अर्धांग की नींद टूटी। वो बस अभी ही सोया था। उसे वैसे भी रात में जल्दी नींद नहीं आती थी। वो तो उसकी प्राण प्यारी बीबी को थक कर नींद आ गई थी, इसलिए वो भी उसे नींद में परेशान करता हुआ ना जाने कब सो गया था। उसने उठकर ट्राउज़र पहना और शर्ट बंद करता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ आपको? भाभी ने रूम से बाहर निकाल दिया क्या? वो अनिमेष को देख बाहर निकल रूम का दरवाज़ा बंद कर बोला। हाँ, खुद तो शाम से अपनी बीबी के साथ ही हो और मेरे लिए ये दुआ है तुम्हारी। कैसे कर लेते हो यार? क्या धमकी दी है तुमने अपनी बीबी को? मेरा तो यहाँ जब से आया हूँ सूखा ही पड़ा हुआ है। वो तुरंत पलटकर चिढ़कर बोला। टैलेंट कहते हैं इसे, अर्धांग शर्ट के बटन बंद कर बोला। गुस्सा कहते हैं इसे, ये जो तुम्हारी नाक पर गुस्सा रहता है ना हरदम, उससे दबा लिया है तुमने गौरांगी को। आपको जलन हो रही है? अर्धांग पलट कर बोला तो अनिमेष ने उसे आंखें फाड़ कर देखा। आजकल वो ऐसे ही उसके जलक पर नमक छिड़का करता था। जाहिर सी बात है, इतनी रात को आप मुझसे ये रोना रोने तो बिल्कुल नहीं आए होंगे कि भाभी आपको टाइम नहीं देती। तो जिस बात के लिए आए हैं वो बता दें। कौशिक का फ़ोन आया था, बात कर लो उससे। तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ है तो वो आधी रात को मेरा दिमाग खा रहा है। कोई और काम नहीं है उसे?
यही काम है उसका। अब अपना फ़ोन दीजिए मुझे। तुम्हारा कहाँ है? तोड़ दिया मैंने। मुझे मेरी बीवी के साथ रोमांस में मेरी बीवी खुद डिस्टर्ब करती है तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तो वो तो मेरा फ़ोन था। वो एक बार फिर उसके गले पर नमक छिड़क कर बोला तो अनिमेष ने आंखें छोटी कर उसे घूरा। फ़ोन ये लो और बात करके वापस करो। अभी मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे इसे तुड़वाने का। उसने कौशिक का नंबर डायल किया और उधर से जो सुना अर्धांग के माथे पर बल पड़ गए। मैं अभी आ रहा हूँ बोल उसने फ़ोन अनिमेष की तरफ बढ़ा दिया। क्या हुआ अर्धांग? उसे यूं सीरियस देख अनिमेष तुरंत फिक्र से बोला। शक्ति हमारे काम के बीच आ रहा है, मुझे अभी उसे देखना होगा। अभी रात का 1:30 बज रहा है। जरूरी है कहकर वो आगे बढ़ा। अर्धांग और आंगी के लिए भी अफसोस। तुम्हारा काम बहुत रिस्की है। आपको क्या लगता है भाई मुझसे हो पाएगा ऐसा कि मैं उसके लिए ना सोचूं? वो जुनून से बोला। नहीं, अपना ध्यान रखना और सुनो मेरा फ़ोन ले जाओ। वहाँ बात कैसे करोगे? खुद का फ़ोन तो तोड़ दिया है तुमने। आप रखिए मेरे पास एक्स्ट्रा है बोल वो रूम के अंदर बढ़ गया। अनिमेष ने गहरी सांस ली। अफसोस होता है उसे ये सोचकर कि उसके घर वालों ने उसके टैलेंट का नाजायज़ फ़ायदा उठा उसे हमेशा खतरों में डाला है, खासकर जोरावर चौधरी पर। वो अंदर आया। सामने बेड पर वो सुकून से सो रही थी। उसकी मोहब्बत का इजहार आज अर्धांग को इतनी खुशी से भर चुका था। वो चाहता था कि वो ऐसे ही उसे प्यार करता रहे। उसकी साड़ी बेड के नीचे गिर चुकी थी। बाल खुलकर तकिए पर फैले हुए थे। होठों और गले पर उसकी बेताबी के निशान साफ साबित हो रहे थे। उसकी आंखें गहरी हुई। उसने बेड पर गिर उसके होठों को पकड़कर कसकर चूम लिया और वो इस बार चौंक कर आंखें खोल चुकी थी। सामने उसका चेहरा देख वो एक गहरी सांस ली। सो जाओ, कहीं भाग नहीं रही हूँ मैं। कल सुबह तुम्हें बताकर जाऊँगी, गुस्सा नहीं करूँगी तुम्हें। आओ ना। वो उसकी शर्ट पकड़ उसे खुद के करीब खींच कर बोली तो वो थोड़ा सा उठकर उसके सीने से लग गया। सो जाओ। गौरांगी उसके सर पर थपकी देते हुए बोली। ऐसे नहीं सोता मैं, ये स्टाइल हमारे बच्चों के लिए अपनाना। वो उसे पलट कर उसके ऊपर आकर बोला। तुम कैसे भी नहीं सोते, रात में तुम्हें नींद ही कहाँ आती है? गौरांगी उसकी पकड़ खुद पर महसूस कर नींद से भरी हुई आंखों को जबरदस्ती खोलकर बोली। उठो ना, मुझे बाहर जाना है, कम से कम अच्छे से गले तो लगा लो। अर्धांग बोला तो गौरांगी की आंखें एकदम खुल गई। कहाँ जा रहे हो? अभी तो बहुत रात है। गौरांगी एकदम से बोली तो अर्धांग उसके लबों को खामोश कर गया। छोड़ो ना, पहले बताओ कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? वो उसके चेहरे को पकड़ खुद के लबों को आज़ाद करवा कर बोली। कुछ काम है, ज़रूरी है, वरना नहीं जाता। कोई खतरा तो नहीं है? गौरांगी भरी हुई आवाज़ में एकदम से बोली तो अर्धांग तड़प उठा। कुछ नहीं होगा मुझे, इतना ना सोचा करो। तुमसे दूर होना मेरे बस में अब नहीं है। अर्धांग बोला तो गौरांगी ने उसके लबों पर अपना हाथ रख दिया। कभी हो भी ना, मैं जी नहीं पाऊंगी। वो रोकर बोली तो उसने उसे अपने आगोश में कसकर समेट लिया। कुछ नहीं होगा मुझे कभी, और ना मैं तुम्हें कभी कुछ होने दूंगा। मेरा दिल हो तुम। अर्धांग उसके बालों को चूम कर बोला। बस थोड़ा सा काम है, सुबह या दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। तुम अपना ध्यान रखना, तब तक मैं मोबाइल इस बार लेकर जाऊंगा। वो समझाकर उसके आंखों से निकले आंसू पोंछ कर बोला तो गौरांगी ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ खाओगे? रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया था। खाया तो था तुम्हें, मैं कुछ बना दूं? काफ़ी रात है, तुम थक गई होगी, आराम करो। नहीं, मैं कुछ बना कर लाती हूँ, ऐसी नहीं जाने दूंगी, बस 15 मिनट लगेंगे। सुनो, खाना रहने दो, मैं तुम्हें ही एक बार और। वो आगे बढ़ा तो गौरांगी ने उसके कंधे पकड़ लिए। कपड़े दो ना प्लीज़, वो प्यार से बोली तो वो मजबूर पड़ गया। लगभग 15-20 मिनट में वो खाना लेकर आई, वही जो पहली बार उसे खिलाया था। आलू पूड़ी और अचार, जिसे देख अर्धांग की आंखें चमक गई। वाकई उसे भूख लगी थी। खिला दो ना। अर्धांग उसका हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में बिठाकर बोला तो गौरांगी ने प्लेट हाथ में पकड़ ली और बाइट बनाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। अर्धांग ने एक हाथ उसकी कमर पर रख दूसरे हाथ से प्लेट से दूसरा बाइट उसे खिलाया। गौरांगी का दिल भर आया। बहुत प्यारा था वो उसे, हमेशा से उसका यूं बाहर जाना उसे टेंशन सा दे जाता था। जल्दी आना। उसके खाना खाकर उठकर मोबाइल में सिम कार्ड डालते देख गौरांगी बोली। बहुत जल्दी आ जाऊंगा और फ़ोन भी करूंगा, बस 2-3 दिन की और बात है। उसके बाद जब हम वृंदावन जाएंगे
तो रात में कहीं नहीं जाया करूँगा, मुझे क्या अच्छा लगता है। अर्धांग उसकी भीगी हुई पलकें चूम कर बोला। फ्री पल्लू साड़ी, खुले हुए बाल जो कुछ घुघराले से होकर उसके चेहरे को और खूबसूरत कर रहे थे, मांग में फैला हुआ सिंदूर, लिपस्टिक से नदारद होठ जिन पर सिर्फ उसके प्यार का रंग चढ़ा हुआ था अभी, और उसके चेहरे पर उतरा हुआ वो सिंदूरी रूप अर्धांग की आंखों में समा गया। अपने एहसासों से मजबूर होकर उसने तुरंत उसे बाहों में कसा और उसके हर रूप को होठों से छू लिया। गौरांगी भी उसकी खुशबू के सुकून में पलके झुका गई। उसके बाद वो तुरंत मुड़ा और जाने के लिए निकल गया। ज़्यादा देर वो खुद को यूं रहने देता तो उसे छोड़ ही नहीं पाता। गौरांगी ने छलकती हुई आंखों से भगवान को याद कर हाथ जोड़ लिए वो यूं ही ज़मीन पर बैठ गई। उसके बिना बेड पर सोना भी आज उसे गंवारा नहीं था। फिर कुछ याद आते ही झट से अपना फ़ोन उठा चार्जिंग पर लगा दिया। उधर अर्धांग ने कौशिक को फ़ोन कर बता दिया था कि वो आ रहा है। जब उसे नींद नहीं आई तो गौरांगी उठकर नहाकर नीचे आ गई। सुबह का 4 बज चुका था। आज मेहंदी और तिलक की रस्म थी, इसलिए धीरे धीरे सभी लोग उठने लगे थे। अर्धांग की दुल्हन वो मंदिर से बाहर निकली तो चाची अम्मा ने उसे पुकारा। जी चाची अम्मा, अर्धांग कहीं गया है क्या? उन्होंने पूछा, क्योंकि अभी ही उन्हें गेट के चौकीदार ने ये बात बताई थी। हाँ, कुछ काम था उन्हें चाची अम्मा। ये लल्ला भी ना जाने क्या क्या करता रहता है। खैर, अब तुम उठ ही गई हो तो पूजा करके जो आता जाए उसके काम उसे समझाती जाना। जी चाची अम्मा बोल वो किचन की तरफ बढ़ गई। सुबह होते होते एक बार फिर चहल पहल हवेली में शुरू हो गई। तिलक चढ़ाने की रस्म की सारी व्यवस्था हो गई थी जो कि शाम को होनी थी। अर्धांग के आने के बाद और मेहंदी की रस्म बस शुरू होने वाली थी। पार्लर वाली आ चुकी थी। सबसे पहले अनुप्रिया को मेहंदी सरोजनी, कुलवंती और अभियंता ही लगाने वाली थी। हल्का सा शगुन करने के बाद बाकी मेहंदी गौरांगी लगाएगी, यही तय हुआ था। गौरांगी बार बार आज मोबाइल पर ही ध्यान दे रही थी। घर से फ़ोन आने पर भी उसे ऐसा ही लगा था कि अर्धांग का होगा, पर फ़ोन अनुराधा ने किया था कि वो कब आ रही है। उससे बात कर उसने एक बार को सोचा कि खुद सामने से अर्धांग को फ़ोन करे, पर कुछ सोच वो रुक गई। कब से इंतज़ार कर रही हूँ, कहाँ हो तुम, और फ़ोन करने का अब टाइम मिला है तुम्हें? वो फ़ोन उठाकर शिकायत से बोली। तो अर्धांग को उसका यूँ फिक्र जताना बहुत अच्छा लगा। तो तुम कर लेती, फ़ोन तो तुम्हारे पास भी है, वो भी कहाँ कम था। मैंने सोचा कहीं बिज़ी होंगे। तुमसे ज़्यादा कोई मुझे बिजी नहीं कर सकता। सिर्फ जब तुम्हारे पास होता हूँ तभी मुझे दूसरी बातों से डिस्टर्ब होता है। क्या करूँ, मन ही नहीं भरता तुमसे, वो सोखी से बोला। तो गौरांगी के गालों पर एक लाली आ गई। कितने टाइम तक आ जाओगे? वो बात बदल कर बोली। बात मत बदला करो, और जो कहा करो उसे सुना और समझा करो। पत्नी हो मेरी, सामने हुआ करो तो शर्मा लिया करो, पीछे नहीं। मेरा मूड खराब हो जाता है। अर्धांग गुस्से से बोला। कितना गुस्सा आता है तुम्हें, बात ही ऐसी करती हो। जानती हो ना मेरा मन नहीं भरता। एक तो इतनी जल्दी आना पड़ा, और तुम्हें भी तो ना जाने नींद कैसे इतनी जल्दी आ जाती है। इंसान हूँ पतिदेव, रोबोट नहीं। और टाइम ही कब देते हो कुछ करने का जब सामने हो। हर बात की तो इतनी जल्दी रहती है तुम्हें। कब क्या करते हो समझ ही कहाँ आता है मुझे। भाग नहीं जाऊंगी कहीं, होती तो तुम्हारे पास ही हूँ। वो बेख्याली में उसकी बात सुन बोलती चली गई, और जब ख्याल आया तो कसकर आंखें बंद कर ली। और उसके चुप होते ही उधर से अर्धांग ने कहा। उसे सुन तो उसे ऐसा लगा जैसे वो कहाँ भाग जाए। बेशर्म, वो शर्म और मुस्कुराहट के मिले जुले भाव से बोली। कुछ गलत नहीं कहता मैं, इतना पागल ही कर देती हो कि होश कहाँ रहता है। वो आंखों पर आ चुके बालों को पीछे कर बोला। कल रात की खुमारी और गौरांगी की खुशबू अभी तक उसके अंदर इस कदर थी कि यहाँ आकर भी उसका दिमाग खराब हुआ ही पड़ा था। उसने तुरंत उसे वीडियो कॉल लगा दिया। रोड के किनारे गाड़ी से टिक कर खड़ा था वो। वाइट शर्ट, भीगे भीगे से सुर्ख होठ, और सुबह ऐसे ही चले जाने से उसका बिखरा बिखरा वजूद गौरांगी को इतना प्यारा लगा कि उसकी पलकें उसकी बात को याद कर एक बार फिर झुक गई। ऐसा ना करो, अभी के अभी वापस आ जाऊंगा, सोच लो, वो बोला। तो गौरांगी ने झटके से नज़र उठाई। नहीं, गाड़ी बिल्कुल तेज़ नहीं चलाओगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई है भी नहीं, अर्धांग तुरंत बोला। ग्रीन साड़ी में लिपटी हुई बालों जूड़े को कैद किए हुए जिसकी कुछ लटें उसके चेहरे को छू रही थी,
मांग में भरा हुआ सिंदूर जो साबित कर रहा था कि वो सिर्फ उसकी है, नाक में पड़ी हुई उसकी दिल चुराने वाली नथ, ऊपर से उसके वो गुलाबी होठ जिसकी नरमी याद आते ही वो बेकरार हो गया। अच्छा, मैं बुरी हूँ? बहुत। कोई कैसे सोच सकता है ऐसे? जिसका पति मर रहा हो उसके लिए। वो उसे वैसे ही एकटक देखकर बोला। पर मेरी हो, और सिर्फ मेरी हो, वो शिद्दत से बोला। अर्धांग। वो अभी आगे कुछ बोल ही रहा था कि कौशिक की आवाज़ आई। अच्छा सुनो, अभी जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा, तब तक सब काम निपटा लेना, मुझे तुम फ्री चाहिए। वो ऑर्डर देकर बोला तो गौरांगी ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाया। मेरे ही नसीब में इसे लिखना था, गौरांगी बोली तो बहुत धीमे से थी। और अर्धांग ने सुन लिया है मैंने, और जितने जन्म लोगी सब में मुझे ही पाओगी, तो आदत डाल लो। अर्धांग आंखों पर सेट्स चढ़ाकर बोला। बाल बिखर कर एक बार फिर आंखों पर आ गए। उसे खुद को देखते देख उसके होठों को गोल किया और हल्का सा मुस्कुरा दिया। गालों में पड़ने वाले डिंपल हल्के से उस पर और सज गए। वो बहुत कम ही यूं कातिल सा मुस्कुराता था, पर जब भी मुस्कुराता कातिल सा लगता था। सुनाने के लिए ही बोला था। गौरांगी उसे यूं देखकर बोली, कैसे ना नज़र उस पर रुके किसी की, जब वो दीवानों की तरह सिर्फ उसका है। फिर भी उसको यूं देख ना जाने किस एहसास से भर उठती, तो औरों की क्या ही बात होगी। मेहंदी लगाने का प्रोग्राम जोरों शोरों पर था। शाम होते होते सुंदर सी मेहंदी अनुप्रिया के हाथों पर सज चुकी थी, जिसमें प्यारा सा उसके पिया का नाम भी सज चुका था। उसी के हंसी ठिठोली में वो शर्मा कर सिमटी जा रही थी। भाभी, आप भी लगवा लो मेहंदी, अनु बहुत प्यार से उससे बोली। आप मुझे भाभी मत कहा करिए, रिश्ते में तो बड़ी हैं आप मुझसे। नहीं, पर अच्छा लगता है, आपको देखती हूँ तो मन खुद ही भाभी कहने को होता है। गुड़िया जैसी लगती हैं आप मुझे। ऐसे ही नहीं, किसी पर हक ना रखने वाले अर्धांग भाई आप पर अधिकार जताते नहीं थकते। क्या मेरे भी वो ऐसे ही होंगे? वो कुछ सोच कर बोली। उसमें कोई शर्म नहीं थी, बस एक अनकही सी इच्छा थी जो गौरांगी को वो सता गई। होंगे नहीं हैं? आपको कोई संदेह है? नहीं, बस हमारी अरेंज मैरिज है ना, इसलिए। मुश्किल से सिर्फ एक बार मिले हैं, वो भी चुंडी चढ़ाने की रस्म के वक्त। वो इस बार कुछ शर्मा कर बोली। आंखों से कुछ तो इशारा हुआ होगा। गौरांगी आज उसके मन के संदेह को टटोल कर बोली तो उसके गालों का रंग सिंदूर हुआ और उसने हाँ में सिर हिला दिया। प्यार ऐसे ही होता है, ज़्यादा लफ्ज़ ज़रूरी नहीं होते, कभी कभी मौन ही सब कुछ कह जाता है। इंसान के चेहरे की चमक उसकी भाषा बन जाती है। वो मुस्कुराकर बोली तो अनुप्रिया भी निश्चिंत सी हो गई। आज हवेली अलग ही रंग में रंगी थी। गेंदे के फूलों की मालाएं पूरी हवेली की दीवारों को भर चुकी थी। सुंदर सी ग्रीन और रेड लाइट के कॉम्बिनेशन से जगमगाहट ऐसी थी कि दूर से किसी सुंदर सी कलाकृति जैसी साबित हो रही थी। गांव की सबसे बड़ी खासियत तो आज गौरांगी को साबित हो रही थी। सारे खानदान और आसपास की महिलाएं हल्दी वाले दिन से ही यही काम करवा रही थीं। पूरा घर खिलखिलाहट से भरा हुआ था। चाची अम्मा बड़े बड़े डलों में हलवाई ने जो मिठाई बनाई थी, जिसे अनु के ससुराल जाना था, पैक करवा रही थी। सोना और अभियंता के साथ कुलवंती ने भी मेहंदी लगवाने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, तो मजबूरी में गौरांगी को लगवानी पड़ी। वो पीछे इसलिए थी कि जानती थी अर्धांग आते ही उसे अपने पास चाहेगा और ये हाथों की मेहंदी देख उसका मुंह जरूर बनेगा। उसने हाथों को देख एक गहरी सांस ली। तभी गाड़ी आकर हवेली के आगे रुकी। जो रावण चौधरी उसी का इंतजार कर रहे थे। सब ठीक रहा अर्धांग? वो उसकी आंखों की लाली देख बोले। हाँ दादाजी, सब ठीक था। वो कुछ उखड़े हुए मूड में बोला। दूर खड़ा अनिमेष जान चुका था बात कुछ सीरियस ही होगी। तभी अर्धांग की आंखों की लाली अभी तक बनी हुई थी। सुबह से रात हो गई थी, वो भी वाकई थक गया था। कैसा रहा सब लल्ला? चाची अम्मा ने उसके अंदर आते ही पूछा, तो वो उनके पास रुक गया। अच्छा था सब चाची अम्मा, कुछ काम हो तो बता दीजिए, आज मैं कुछ कर भी नहीं पाया। नहीं लल्ला, सब हो गया है, बस कल सवेरे तू संभाल लेना, बस बारात का स्वागत अच्छे से हो जाए। वो गहरी सांस लेकर बोली तो उसने हामी में सर हिला दिया। अब जाओ आराम करो, थक गए होगे बहुत। वो बोली तो वो सीधा रूम की तरफ बढ़ गया। गौरांगी बस उसकी पीठ ही देख पाई थी। कुछ अजीब तो उसे लगा था, पर उसने इग्नोर किया। वो जल्दी से रूम में आई, जहां वो बिस्तर पर औंधे मुंह लेट चुका था।
सुनो, उसने जैसे ही उसके पास बैठकर कहा, अर्धांग एकदम से पलटकर उठा और उसके सीने से लग गया। गौरांगी संभल नहीं पाई और उसे लेकर ही बेड पर गिर गई। मेहंदी उसकी शर्ट पर ना लग जाए सोचकर उसने हथेली उसकी पीठ से थोड़ा फर्क से रखी। वैसे तो मेहंदी कुछ हद तक सूख चुकी थी, पर उसकी सफ़ेद शर्ट को खराब करने के लिए काफ़ी थी। पर वो भी कहाँ कम था। शिद्दतों से उसने उसे चूमना शुरू कर दिया। उसके हाथ जो वो संभाल रही थी उसके यूं बिखर जाने से ढीले पड़ने लगे। जैसे ही उसने उसकी पीठ पर अपने मेहंदी वाले हाथ कसे, सफ़ेद शर्ट पर बस मेहंदी का रंग लगा ही था कि अर्धांग के होठों की हलचल बंद हुई। गौरांगी ने तुरंत उस पर ध्यान दिया। उसकी आंखें भीग चुकी थी। क्या हुआ है तुम्हें? वो एकदम घबराकर उसका चेहरा पकड़कर बोली। कुछ नहीं, तुम डिस्टर्ब मत करो मुझे, वो उसके लबों की तरफ बढ़कर बोला तो वो झुझला उठी। शर्ट उतारो अपनी। गौरांगी जल्दी से साड़ी संभाल कर उठी और उसके बटन खोलना शुरू किया। ऐसे तुम मेरी शर्ट नहीं उतार सकती। बीबी हूँ तुम्हारी, सब कुछ उतार सकती हूँ, वो कुछ चिल्लाकर बोली। परेशानी से उसके चेहरे पर पसीना सा आ गया था। उसने एक झटके से शर्ट उतार कर साइड की और पीछे खड़े होकर देखा तो आंखें बरस पड़ी। चाकू का कट उसकी पीठ पर गहरा लगा हुआ था, जिसमें उसके कसकर पकड़ने की वजह से हल्का सा खून छलक आया था। ये छिपा रहे थे मुझसे तुम? गौरांगी भरे गले से बोली। हाथ पैर कांप गए थे उसके। गौरांगी, वो उसे यूं देख तड़प कर आगे बढ़ा। छूना मत मुझे तुम। वो बस इतना ही बोल पाई। उसका गला रूद गया। घबराहट में जल्दी से वैसे ही आगे बढ़ी और फ़ोन उठाकर ले आई। मुझे कुछ नहीं हुआ है। और फ़ोन किसे कर रही हो? अर्धांग आगे बढ़कर बोला तो वो 2 कदम पीछे हुई। मेरे पास आओ गौरांगी, वो कुछ गुस्से से बोला। उसका यूं दूर जाना उसे पसंद नहीं आ रहा था। नहीं आऊँगी, गौरांगी बोली और नंबर डायल करके फ़ोन लगा दिया। हेलो अनिमेष भाई, वो बोली तो अर्धांग ने अपने दोनों हाथ बांध उसे गुस्से से घूरा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।